जासूसी की दुनिया भी बहुत अजीब दुनिया होती है, दूर से सुनने देखने में बहुत रोमांचक, एक्साइटिंग, लेकिन जो लोग इस पेशे से जुड़े होते हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही देश के लिए, एक ही एजेंसी के लिए दो जासूस, और उन्हें खुद पता नहीं कि उनमें से कौन किसकी जासूसी कर रहा है, वो भी अपने बॉस के कहने पर। तो ऐसे ही देश के साथ भी होता है, एक देश दूसरे देश की जासूसी करते हैं, लेकिन कई बार जिस देश की जासूसी कर रहे हैं उस देश के जासूस भी उनके लिए काम करते हैं। और एक जो जितने भी ऐसी एजेंसियां हैं, चाहे दुनिया की मशहूर जो जासूसी की दुनिया है एजेंसियां, जैसे CIA हो, KGB हो, MI6 हो, रॉ हो, ISI हो, तो मोसाद हो, इन सब की कामयाबी का दारोमदार यही होता है कि दूसरे देश की जो जासूसी की एजेंसियां हैं उसमें कितनी घुसपैठ है, और जितनी ज़्यादा घुसपैठ उतनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। आज की कहानी अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे जासूस की कहानी है जिसे 20 साल तक ढूंढा गया कि हमारे बीच में गद्दार है, और उस गद्दार को ढूंढने के लिए करीब 300 लोग, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के, वहाँ की FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम लगी रही। इस दौरान में एक दो लोगों को पकड़ा भी गया, जेल भी भेज दिया गया, लगा कि यही था भेदिया गद्दार, लेकिन उसके गिरफ्तारी और जेल भेजने के बावजूद वो चीज़ें चलती रहीं जो पहले भी हो रही थी। तो लगा कि शायद किसी गलत आदमी को पकड़ा है, असली गद्दार अब भी अंदर है। और ढूंढते ढूंढते 20 साल गुजर गए, और 20 साल बाद वो जासूस, वो गद्दार पकड़ा सिर्फ 2 शब्द की वजह से पकड़ा गया। ये पूरी कहानी जो शुरू होती है 1978 से शुरू होती है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में जो सोवियत संघ, उसकी अपनी एक नई बिल्डिंग बननी थी। हर देश में एम्बेसी की अपनी इमारत होती है, तो वहाँ बननी थी। अब ज़मीन कहाँ पे होगी, कैसी होगी, ये उस देश के ऊपर निर्भर करता है। तो वॉशिंगटन DC में भी सोवियत संघ की तरफ से अर्जी आई कि हमें एक अपनी दूतावास के लिए एक बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए आप ज़मीन बताएं। अमेरिकी सरकार ने, वहाँ की जो बाकी अथॉरिटी है, उन्होंने एक ज़मीन अलॉट कर दिया। जब ज़मीन अलॉट किया, उसी के बाद उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये एम्बेसी बन रही है, दूतावास की बिल्डिंग, क्यों ना इसके नीचे एक सुरंग बनाई जाए, एक ऐसी सुरंग जिसमें टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों के ज़रिए इस दूतावास के अंदर सोवियत संघ के जो अफसर हैं, बाकी लोग हैं, वो कौन कौन से ऐसी खुफिया बातें करते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या क्या उनके पास है, वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो ऐसी सारी जानकारी मिलेगी। आइडिया काम किया, फिर लग गई टीम। 10 साल लगे इस सुरंग को बनाने में, जो सोवियत संघ की एम्बेसी के नीचे थी। 10 साल के बाद, और इस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसके बाद अब लगा कि चलो ये पैसे वसूल होंगे, जानकारी मिलेगी। लेकिन वक्त बीतता गया, उस एम्बेसी की बिल्डिंग से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही थी। उनके तमाम जो टेक्निकल सारी चीज़ें लगा रखी थी। मतलब बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन काम की कोई नहीं हो रही है जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के काम आ सके। धीरे धीरे वक्त बीता तो लगा कि शायद इस बिल्डिंग में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि इस बिल्डिंग के नीचे कोई सुरंग है, और इसीलिए वो अपनी बात खुलकर नहीं कह रहे। अब इसकी जांच हुई, धीरे धीरे यकीन हो गया कि ये सच में पता है, इस सुरंग की जानकारी सोवियत संघ को है। अब कौन दे सकता है, क्योंकि इस सुरंग की बात बहुत गोपनीय रखी गई थी, बहुत ही सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। लेकिन अगर सोवियत संघ से पहुंच गए वहाँ तक, तो इसका मतलब है कि एजेंसी के अंदर ही कोई गद्दार है। लेकिन वो कौन है? अभी इसकी तफ्तीश चल ही रही थी या शुरू होती पूरी तरीके से। तभी ये बात है 1988 के आसपास की। उसी दौरान, उससे कुछ पहले 1987 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और FBI को खबर मिलती है कि मॉस्को में सोवियत संघ की अपनी एजेंसी जासूसी KGB के 3 जासूसों को पकड़ा गया है जासूसी के इल्ज़ाम में। मतलब अपनी ही एजेंसी के लोगों ने अपने ही जासूस को गिरफ्तार कर लिया मॉस्को में, सोवियत संघ में। अब इन तीनों के जब नाम पहुंचे CIA के पास, तो पता चला कि ये तीनों वो जासूस थे जो CIA के लिए भी काम करते थे। मतलब सोवियत संघ की इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, जानकारी ये CIA को देते थे, और CIA FBI बदले में इन्हें पैसे देती थी। यानी कायदे से ये तीनों KGB के जासूस
CIA के जासूस थे। अब जब ये बात पता चली तो बड़ा धक्का लगा, और ये था कि अब सोवियत संघ के साथ गद्दारी तो उनकी सज़ा मौत से कम नहीं। अब इन तीन, किसी भी एजेंसी के लिए 3 जासूस इस लेवल के खोना बड़ा सदमा होता है, क्योंकि फिर आपको नए सिरे से किसी को एक भर्ती करनी होती है, ख़रीदना होता है, लालच देना होता है, धमकाना होता है, डराना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब CIA के लिए भी झटका, FBI के लिए भी झटका। अब 3 जासूस का एक साथ एक ही दिन पकड़ा जाना यहाँ एक सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर KGB को, अब वो तीनों जासूस, उन तीनों को भी पता नहीं, कोई भी एजेंसी इसी तरह काम कराती है कि ये अमेरिका के लिए काम कर रहा है, ये CIA के लिए काम कर रहा है। तीनों अलग अलग, तीनों का कोई ताल्लुक नहीं आपस में, लेकिन वही 3 पकड़े गए जो सच में CIA के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ पे वॉशिंगटन में कान खड़े हुए कि ये 3 लोगों की एक साथ गिरफ्तारी, इसका मतलब है कोई भेदिया है, कोई गद्दार है, जिसने KGB तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है कि ये 3 जो तुम्हारे एजेंट हैं ये असल में CIA के लिए काम कर रहे हैं। तो इधर अभी ये जो सुरंग बनाया 10 साल की मेहनत के बाद, उसका कोई सिला नहीं मिला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सोवियत एम्बेसी को सारी जानकारी है। इधर 3 KGB के एजेंट एक साथ उनका पकड़े जाना, और साथ में ये भी कि इन तीनों की जानकारी किसी ने दी हो, तो अब भेदिया कोई हो सकता है। इसी दौरान में अभी ये सारी चीज़ों पे जांच चली रही थी कि 1989 में एक और सदमा लगता है CIA को। एक फेलिक्स ब्लॉक नाम के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन पर नज़र रखी जा रही थी। डाउट ये था कि ये जो है ये भेदिया है और ये KGB के लिए काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ नज़र रखी जा रही थी और KGB को इन्फॉर्मेशन देने का शक था उसके ऊपर। लेकिन इससे पहले कि जो अमेरिकी एजेंसियां थी वो पहुंचती फेलिक्स तक, ये बात KGB तक पहुंच गई, और KGB ने ये किया कि उसने फेलिक्स से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब उससे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संपर्क नहीं। इससे पहले कोई ऐसा सबूत नहीं था कि फेलिक्स को गिरफ्तार कर सके, तो उसके ऊपर आप कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते थे। और KGB ने उससे न सिर्फ नाता तोड़ लिया, बल्कि अब उससे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेता। तो सबूत था नहीं, सिर्फ शक था, लेकिन शक यकीन में बदलता और वो रंगे हाथ पकड़ता। उससे पहले ही KGB को खबर मिल गई कि फेलिक्स पर नज़र है, फेलिक्स शक के घेरे में आ गया है, और KGB ने उससे दूरी बना ली और उसको भी आगाह कर दिया कि अब तुम भी होशियार हो जाओ। तो उसने जो भी ये सबूत थे इधर उधर बर्बाद कर दिए, अब उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते थे। तो ये 3 इंसिडेंट हो गए, सुरंग का, 3 एजेंट्स का एक साथ गिरफ्तार होना KGB का मॉस्को में, और फिर एक सरकारी अफसर जिसके ऊपर शक था कि शायद यही KGB को सारी इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। तो कोई ना कोई भेदिया है, लेकिन वो कौन है, पूरी तलाशी ली गई। इस दौरान में एक और शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, उसकी वाइफ के साथ। उसके घर से कुछ पैसे भी मिले और कुछ चीज़ें भी मिली, लेकिन लगा कि यही है, पर खुद CIA और FBI के लोगों का मानना था कि वो भेदिया नहीं हो सकता। तो ये असली भेदिया और गद्दार कौन था, ये एक राज बना हुआ था। आखिरकार काफ़ी तलाश के बाद जब कोई काम नहीं आया कि कौन है वो गद्दार अपने अंदर छुपा हुआ, तब 1994 में FBI और CIA दोनों ने तय किया कि वो एक जॉइंट टीम बनाएंगे, FBI और CIA की मिली हुई टीम, जो ये पता लगाएगी कि हमारे अंदर का गद्दार कौन है, क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, KGB को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और हमारे एक एक करके जो एजेंट हैं वो शक के घेरे में आ रहे हैं, जो मतलब उनके लिए काम कर रहे हैं। तो FBI और CIA ने मिलकर ज्वाइंट टीम बनाई। अलग अलग वक्त में इस टीम में करीब 300 लोगों ने काम किया। 300 लोग एक या एक से ज़्यादा उस गद्दार को ढूंढ रहे हैं जो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB के लिए काम कर रहा है। इसके बाद इस टीम को बनाने के बाद, ज्वाइंट टीम को बनाने के बाद, इसका नाम दिया गया इस ऑपरेशन का ग्रे सूट। अब ऑपरेशन ग्रे सूट के तहत एक ही मकसद था, उस गद्दार, उस भेदियों को तलाशना, ढूंढना। अब लग गई। इसके बाद तमाम तलाशी, तमाम अलग अलग जो भी सस्पिशियस थे, ज़रा सा भी जिन पे शक था, उनकी पूरी प्रोफाइलिंग, उनकी लिस्ट निकाली जाने लगी। 1998 में, अब 4 साल बीत गए थे इस ज्वाइंट टीम को बने हुए, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल रही थी कि क्या है। तभी एक जिसके ऊपर शक किया, एक और शख्स, एक क्रिमिनल की भी उन्होंने तैयारी की, तो उस क्रिमिनल को भी गए और उसके बाद देखा कि शायद ये KGB से इसका ताल्लुक है, क्योंकि उसका बहुत सारे पैसे वैसे थे। लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए कि
आखिर उस सुरंग के 3 एजेंट के या फिर बाकी जो मामले थे उसमें किसने यहाँ से इन्फॉर्मेशन लीक की, जानकारी चलती रही। इसी बीच एक और इस केस में ट्विस्ट आता है। होता ये है कि CIA के एक KGB एजेंट के साथ, जो CIA का एजेंट उससे कांटेक्ट करता था अफसर, उसने उससे एक डील की थी एक किसी खुफिया इन्फॉर्मेशन के लिए, एजेंट के लिए। करीब ये डील थी लगभग 50 करोड़ रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में, वहाँ डॉलर में हुआ था। तो इस डील के बदले में KGB के उस एजेंट ने एक फ़ाइल दी CIA की टीम को, और उस फाइल के साथ एक ऑडियो टेप भी दिया। उस फाइल में कुछ एजेंट का जिक्र था, कुछ खुफिया जानकारी थी। अब जब वो फाइल और वो सारी चीज़ों की पड़ताल शुरू हुई तो उसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही जिससे इस केस पर रोशनी डाली जा सके। कई बार फाइल पढ़ी गई, देखी गई, सुनी गई। तभी एक अफसर ने, जो इस इन्वेस्टिगेटिव टीम का हिस्सा था, उनका नाम था माइकल वेक्सपैक, वो इस ऑडियो टेप को सुन रहे थे। ऑडियो टेप सुनते सुनते बहुत सारी बातें सुनी। एक जगह पर आकर वो ठहर गए। उस बातचीत के दौरान 2 शब्द का इस्तेमाल हुआ था। वो शब्द थे पर्पल पिसिंग। पर्पल पिसिंग मतलब बैगनी पेशाब। अब जब ये आवाज़ सुनी माइकल ने तो उन्हें लगा कि ये शब्द कहीं उन्होंने सुना है और ये आवाज़ भी उन्होंने कहीं सुनी। अब पहली बार उन्हें लगा कि ये कुछ है, ये मैंने आवाज़ भी जानता हूँ और ये शब्द भी सुने, कहाँ सुने। फिर उन्होंने याद किया तो उन्हें याद आया कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस वक्त जापान और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। तो अमेरिकी सेना, जो जापानी सेना थी, उनको पर्पल पिसिंग या फिर बैगनी पेशाब कहकर चिढ़ाते या बुलाते थे। उसकी वजह यह है कि जापानी सैनिक एक पर्पल कलर का, बैगनी रंग की डाई का इस्तेमाल करते थे इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए वो बैगनी रंग की एक वो पहनते थे डाई। तो इसी कलर को देखते हुए उनको पर्पल पिसिंग या बैगनी पेशाब के नाम से चिढ़ाते थे अमेरिकी सैनिक जापानियों को। तो इन्हें लगा कि ये कहीं सुना है। अब वो दिमाग पे जोर डालने लगे। जोर डालते डालते अचानक उनको याद आया कि ये जो मैंने नाम सुना है, ये नाम किसी और का नहीं है, बल्कि उन्हीं के अपने डिपार्टमेंट FBI के एक अफसर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हैंसन। रॉबर्ट हैंसन की आवाज़ है ये। FBI का एक बड़ा अफसर। और कमाल की बात ये कि जो FBI और CIA की जो ज्वाइंट टीम बनी थी, उन दोनों टीमों को लीड कर जिसे जिम्मेदारी दी गई थी कि उस गद्दार का पता करो जो KGB से मिला हुआ है, ये वही रॉबर्ट हैंसन था। तो रॉबर्ट को उस गद्दार को तलाशने की जिम्मेदारी दी गई थी जो वो खुद था। और शायद यही वजह है कि 20 साल तक वो बेवकूफ़ बनाता रहा लोगों को। तो अब माइकल ने ये आवाज़ पहचान ली और ये शब्द उसने याद किया कि हाँ, इसको जो है वो अक्सर यूज़ करता था, अक्सर बोलता था हैंसन। उसने अपने सीनियर कुछ ख़ास अफसरों को बोला ताकि हैंसन भी उस टीम में था, पता ना चले FBI में। फिर उसने कहा कि शायद ये गद्दार हमें मिल गया, लेकिन अब सबूत कुछ नहीं था। अभी तक ये सिर्फ ऑडियो टेप जिसमें आवाज़, और रंगे हाथ पकड़ना है। अब इसके बाद प्लानिंग हुई कि इसको रंगे हाथ पकड़ना है। अब FBI और CIA की टीम खामोशी से हैंसन के पीछे लग गई, लेकिन उससे पहले ये किया कि अब चूँकि पता चल चुका था, शक था कि ये जासूसी करता है KGB को, तो इसलिए उसको तमाम इम्पॉर्टेंट जगह से, इम्पॉर्टेंट डेस्क से उसको हटा दिया गया। उसको एक स्टाफ दिया गया, एक अलग ऑफिस दिया गया, और उसको बेकार के डेस्क जॉब पे लगा दिया गया जिसमें कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन ना हो। और जो एक स्टाफ दिया गया, वो स्टाफ इसलिए दिया गया ताकि वो हैंसन की निगरानी कर सके। अब ये इंतज़ार करने लगे। इसी दौरान हैंसन ने एक मैसेज भेजा KGB के अपने आकाओं को, और उसमें लिखा कि अब मेरी तरक्की हो गई है, मुझे एक अलग ऑफिस दे दिया गया है, लेकिन कोई काम की जानकारी या मेरे पास वैसा वाला काम नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को कुछ शक हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता, नज़र लगातार थी इन लोगों के ऊपर। अब इंतज़ार कर रही थी FBI और CIA कि हैंसन कोई गलती करे। 18 फरवरी 2001, 18 Feb 2001, आखिर दिन वो दिन आ गया। हैंसन के ऊपर नज़र थी, हैंसन को पता नहीं था।
वो अपने घर से निकलता है और उस वक्त घर से निकलने के बाद वो कुछ दूर जाता है एक सन्नाटी सी जगह पर। वहाँ एक पार्किंग की साइन लगी हुई थी राइट लेफ्ट जाने की। उस पार्किंग के साइन के ऊपर वो एक वाइट टेप चिपका देता है और चिपकाने के बाद वापस आ जाता है। ये कोड वर्ड था, एक कोड मैसेज था उसके केजीबी के साथियों के लिए। अब ये करके आ गया और किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन सीआईए और एफबीआई के लोग ये देख रहे थे। अब वहाँ पे सिर्फ एक वाइट टेप चिपका हुआ है। चाहते तो एफबीआई और सीआईए के लोग उसी वक्त उस टेप को उखाड़ते और देखते, लेकिन उन्हें मालूम था कि इसमें कुछ है नहीं, शायद ये सिर्फ एक मैसेज है। तो इसलिए अभी शक ना हो, उस टेप को यूं ही छोड़ा और उसी जगह की निगरानी करने लगे इस तरीके से ताकि कोई देख ना सके, ना हैंसन को पता चल सके। अब वो इंतज़ार करने लगे कि कुछ हो, और ये एक सिग्नल था, उन्हें मालूम था कि इसके बाद कुछ ज़रूर होगा। आखिरकार नेक्स्ट डे इंतज़ार पूरा हुआ, हैंसन फिर निकला और इसके बाद इस बार उसके हाथ में एक पैकेट था। उस पैकेट को लेकर वो वहीं से थोड़ी दूर पर गया। वहाँ एक नाले जैसा था, बांध जैसा। उसने उस पैकेट को एक रस्सी से बांधकर उस बांध से लटका दिया। लटकाने के बाद जैसे ही वो पलटा, तभी अचानक आसपास छुपी हुई एफबीआई और सीआईए की टीम फौरन सामने, और उसको देखते ही जो हैंसन ने बोला, उसने यही कहा कि कमाल है, आप लोगों को इतनी देर लग गई मुझ तक आने के लिए। फिर पैकेट खोला गया, उसमें संवेदनशील और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद उससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद चूँकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया था, फिर 2-3 ऐसे सबूत निकले जिससे उसके जुर्म साबित हो गया। एक बार उसने पासवर्ड के साथ खिलवाड़ किया था क्रैक करने की, क्लासिफाइड। उससे पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मैं अपने टर्मिनल को प्रिंटर के साथ अटैच कर रहा था, नहीं हो रहा था, इसलिए क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। एक बार हैंसन के साले ने जाकर शिकायत की थी कि मैंने एक बार देखा है इसके बेड के नीचे, गद्दे के नीचे बहुत सारे पैसे थे और ये हमेशा पोलैंड जाकर बसने की बात कर रहा, तो इतने पैसे कहाँ से आए, मुझे डाउट है ये कुछ गलत कर रहा है। लेकिन ये बड़ा अफसर था तो कुछ हुआ नहीं उस मामले का भी, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन इस बार रंगे हाथ पकड़ा गया था। पता चला कि पिछले इतने सालों में जो इसने केजीबी के लिए जासूसी की, करीब करीब $2 मिलियन के आसपास तो पैसे, इसके अलावा अलग अलग बैंक के फंड्स, डायमंड्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। उन सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, एक पुख्ता केस बना और इस केस के बाद इसको अदालत में पेश किया गया एक गद्दार के तौर पर। और फिर अदालत में जाने के बाद 2002 में हैंसन को उस वक्त मांग कर रहे थे कि इसको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही संगीन जुर्म था। एक देश की सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम जो जानकारी थी वो आप दुश्मन देश को बेच रहे हैं, और उस वक्त सोवियत संघ और अमेरिका के बीच ज़बरदस्त दुश्मनी थी। लेकिन फिर अदालत ने सज़ाए मौत तो नहीं दी, पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई हैंसन को। जब तक जिंदा है जेल के अंदर रहेगा, कभी जीते जी बाहर नहीं आएगा। इसके बाद ये जेल चला गया। अब ये 2002 की बात है, इत्तेफाक से जस्ट 9/11 के इंसिडेंट के फ़ौरन बाद पूरे अमेरिका में 9/11 के चर्चे थे। ये केस दब गया। हमारे यहाँ भी होता है मीडिया में, न्यूज़ चैनल, अखबारों में, जब कोई बड़ा केस आ जाता है तो फिर बाकी केस सब पीछे रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी थी कि अमेरिका के शायद इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा गद्दार, जिसने 20 साल तक अपने ही डिपार्टमेंट और साथ में सीआईए को बेवकूफ़ बनाया। उस वक्त गलती ये हुई, बाद में जो जांच हुई, कि ये जो गद्दार है, हर एक को यही शक था कि ये गद्दार सीआईए से है और सीआईए के अंदर का ही है जो कोई लीक कर रहा है, केजीबी और बाकी लोग। किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये एफबीआई से भी हो सकता है, और हैंसन एफबीआई में था। ज्वाइंट टीम बनी तो दोनों साथ थे और वो लीड कर रहा था। तो हर एक की नज़र सीआईए की उसके ऊपर लिस्ट थी, जिन जिन के ऊपर शक था। एफबीआई की तरफ कोई सोचा ही नहीं, और यही वजह है कि 20 साल तक आराम से ये चूना लगाता रहा, बेवकूफ़ बनाता रहा और जासूसी करता रहा अपने ही देश के ख़िलाफ़। तो इसको फिर ये हुआ कि सज़ाए मौत मांगी गई, लेकिन इस दौरान में इसने बहुत सारे सोवियत संघ के फिर जो राज थे वो सीआईए को बताए। शर्त यही थी कि इस राज को बताने के बाद उसकी सज़ा जो है वो कम से कम डेथ पेनल्टी ना हो, उम्र कैद हो जाए। तो सोवियत संघ की जानकारी देने की वजह से उसके एवज़ में इसकी सज़ा कम की गई और डेथ पेनल्टी की बजाय इसको उम्र कैद दी गई। इसके बाद से ये कोलोराडो जेल में बंद रहा हैंसन।
और वहीं पर पिछले 2002 से मतलब 21 सालों से बंद था। अभी 5 जून 2023, ये मतलब करीब 10 दिन पहले, 10-11 दिन पहले, उसी कोलोराडो जेल में 79 ईयर्स की एज में हैंसन की मौत हो गई। नेचुरल डेथ थी, 89 साल की उम्र थी और उसकी मौत हो गई। और उसी के मौत के बाद फिर अमेरिका में एक बार उसके नाम लोगों के सामने आया, मीडिया में उसकी खबरें छपी, और इस तरीके से एक जासूस, एक गद्दार जासूस, जिसको खुद गद्दार को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई और जो मतलब उसे उस शख्स को ढूंढना था जो वो खुद है। तो अजीब अजीब सी कहानियाँ हमारे सामने आती। तो ये थी उस गद्दार जासूस की कहानी। दुनिया में बहुत सारे जासूस हुए, बहुत सारी जासूसी कहानियाँ आई। इस जासूस की कहानी ज़माने के सामने नहीं आई थी। खुद एक जासूसी संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने अपने वेबसाइट पर इसकी पूरी कहानी न डाली होती। ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI5, दुनिया भर में सब जानते हैं इसे। MI5 ने पहली बार अपने वेबसाइट पे इस जासूस की कहानी डाली और इसके ज़रिए दुनिया के सामने इसकी सच्चाई आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि MI5 ने जब इसे डाला तो इस जासूस को जो नाम दिया, दुनिया के सबसे बड़े डबल एजेंट का खिताब दिया। अब डबल एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा जासूस, एक ऐसा एजेंट जो एक साथ 2 मुल्कों के लिए जासूसी करे। अब ये सुनने में अजीब लगता है कि जासूसी एक देश के लिए करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रभक्ति उसी के साथ है। तो 2 देशों के साथ कोई जासूस कैसे जासूसी कर सकता है, और ये भी पता होते हुए एक देश को कि उसके लिए जासूसी कर रहा है। लेकिन ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि MI5 को ये लिखना पड़ा कि दुनिया का शायद सबसे बड़ा डबल एजेंट है। इसकी वजह से ये भी कहते हैं, इस एक जासूस की वजह से, कि हज़ारों लाखों लोगों की जान बची। इस जासूस के बारे में ये भी है कि इसने हिटलर को धोखा दिया। इस जासूस या डबल एजेंट की कहानी ये भी है कि कभी ज़िंदगी में जासूस था ही नहीं, लेकिन एक सनक थी जासूस बनने की, और किस तरीके से इसने एक पूरे देश को एक धोखे में रखा कि एक ऐसा जासूस है, इसकी कहाँ तक पहुँच है, और इसने कैसे एक अपनी एक फ़र्ज़ी टीम बनाई जो ज़िंदगी में थी ही नहीं, जो सिर्फ कागज़ पे थी। 27 जासूसों की एक टीम जिसका ये सरदार बना, और उन 27 जासूसों का बाकायदा फ़ीस भी ये लेता था उस कंट्री से, और वो भी करोड़ों में। और ये बताता कि ये 27 लोग हैं जो हमारे लिए जासूसी कर रहे हैं, और वो 27 सिर्फ कागज़ पे नाम थे। इस डबल एजेंट का नाम खुआन पुएल गार्सिया है। स्पेन के बार्सिलोना बड़ा फेमस है फुटबॉल के लिए, स्पेनिश लीग। तो बार्सिलोना में इसका जन्म होता है। गार्सिया, मैं नाम इसका बार बार लूँगा, आप वैसे पूरा नाम खुआन पुएल गार्सिया है। तो गार्सिया का जन्म बार्सिलोना में हुआ, एक अच्छे परिवार में हुआ। स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है, स्कूल ड्रॉप आउट कर देता है। बाद में फिर ये पोल्ट्री फॉर्म में आता है, उसका काम करने लगता है, वहाँ भी मन नहीं लगता है। इस दौरान में स्पेन में राजशाही थी, गृह युद्ध भी चल रहा था, और दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर खड़ी थी। एक सुगबुगाहट थी उस वक्त की, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जर्मनी और हिटलर, मुसोलिनी, दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, ये लोग एक तरफ थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी सुगबुगाहट थी, स्पेन के अंदर भी गृह युद्ध जारी था। अब ऐसे में गार्सिया स्कूल से निकलने के बाद पोल्ट्री फार्म का काम करता है, अच्छे घर का लड़का है, वहाँ भी उसको मन नहीं लगता, उसे लगता है कि कुछ ज़िंदगी में अनोखा करना चाहिए। फिर उसको एक होटल में नौकरी मिलती है, और वो होटल में नौकरी करने लगता है, तो अच्छा खासा पैसे कमा रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका इस होटल की नौकरी से भी मन भर जाता है। उसे लगता है कि वो जो करने आया वो कर नहीं पा रहा है। अच्छा, उसे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ था, स्कूली या कॉलेज की किताब नहीं, अखबार, दुनिया के बारे में जानकारी, कहाँ क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके मन में कहीं ना कहीं असल में एक जासूस बनने, एक एजेंट बनने का जुनून था। लेकिन न उसकी पढ़ाई अच्छी थी, न वो पढ़ पाया, न उसके अंदर और कोई काबिलियत थी, ज़ुबान भी बहुत कम जानता था।
तो ये सारी चीज़ें उसके आड़े आ रही थी। और इसी दौरान मैं होटल में वो नौकरी कर रहा था, और नौकरी के दौरान जब मन भर गया तो जिस जगह वो स्पेन में नौकरी कर रहा था उसके बराबर में ब्रिटिश एम्बेसी थी। तो उसे पता चला कि ब्रिटिश जासूस बड़े उनका नाम होता है और दुनिया भर में उनकी धाक होती है। और MI5 के बारे में भी उसने सुन रखा था कि ये ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस है। तो होटल में नौकरी करने के दौरान ये कम से कम 3 से 4 बार ब्रिटिश एम्बेसी में जाता है और कहता है कि आप मुझे अपना एजेंट बना लो, मैं आपके लिए जासूसी करूँगा। वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया, उसके बारे में पूरी अपनी तरफ से भी वो जो एम्बेसी वाले हैं वो छानबीन करते हैं। तो पता चला कि गार्सिया एक ठीक ठाक फैमिली का है, स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन इसमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि इसको MI5 में जासूसी की दुनिया में उसको रख सकें। तो वो उसको टालते रहते हैं। 3-4 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। गार्सिया परेशान हो गया, उसे लगा कि उसका सपना अधूरा रह जाएगा, अब क्या करे। इस दौरान में वो होटल में तब तक नौकरी कर रहा था कि जब तक कोई दूसरा कोई अच्छा मौका ना मिले छोड़ देंगे। इसी दौरान में उसी होटल में स्पेन के राजशाही परिवार का एक हिस्सा, वहाँ के शाही परिवार का एक ड्यूक, वो अपनी फैमिली के साथ आकर ठहरता है। ये होटल अच्छा खासा था और उसी होटल में रुकते हैं। इत्तेफाक से गृह युद्ध छिड़ा हुआ था स्पेन में, हालात ठीक नहीं थे दुनिया के। अब इस स्पेन के शाही परिवार के जो लोग होटल में ठहरे उन्हें स्कॉच चाहिए था, शराब, और वो भी एक ख़ास किस्म का। होटल में पता किया तो मिला नहीं, और इधर उधर पता किया तो कहीं इंतज़ाम नहीं हो रहा है। अब शाही परिवार को चाहिए। तो जो होटल के बड़े मैनेजमेंट के लोग थे, मैनेजर, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं। ये बात गार्सिया को पता चली कि यहाँ पे एक शाही परिवार है और उसको ऐसे ऐसे स्कॉच चाहिए, वो भी विदेशी, ख़ास एक ब्रांड। इसने मैनेजर से कहा कि मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ, मुझे शाही परिवार से मिलाओ। शाही परिवार से इससे मिलाया गया। उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें ऐसे ऐसे 6 बोतल चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं 6 बोतल दूंगा, लेकिन शर्त एक है, आप मुझे एक पासपोर्ट देंगे, क्योंकि आप शाही परिवार हैं, आपकी मर्ज़ी से मेरा पासपोर्ट बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये करा दूंगा, तुम हमारे शराब का इंतज़ाम कराओ। इसके कुछ जानने वाले थे, चूँकि गार्सिया पढ़ता लिखता बहुत था और वो जानकारी रखता था कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि जासूस बनने की उसके अंदर एक सनक थी। तो वो जाता है और अपने जो सोर्सेज हैं उनके ज़रिए वो 6 बॉटल स्कॉच का इंतज़ाम कर देता है, लाकर शाही परिवार को देता है। शाही परिवार खुश हो जाता है और वादे के मुताबिक कहता है कि हम तुम्हारा पासपोर्ट बनाएंगे। इसके बाद उसका पासपोर्ट बन जाता है। पासपोर्ट बनने के बाद वो एक प्रिंटिंग हाउस था, वहाँ जाता है और उस पर एक ब्राज़ील का एग्ज़िट वीज़ा लगाता है और साथ में लंदन का भी एग्ज़िट वीज़ा लगाता है, इंग्लैंड का, और ये फ़र्ज़ी था। अब यहाँ से उसका खेल शुरू होता है। इसके बाद वो होटल की नौकरी छोड़ देता है। ब्रिटिश एम्बेसी की तरफ से उसका मन उचट गया था, क्योंकि 4 बार रिजेक्ट कर चुके थे। जर्मनी में हिटलर का बड़ा नाम था और उस वक्त स्पेन के अंदर भी बहुत सारे नाजी समर्थक लोग मौजूद थे। इसी दौरान ये एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन में सफ़र के दौरान पता चला कि कुछ हिटलर के ख़ास वहाँ की जो सेना है और वहाँ की जो जासूसी विंग है, उसका एक अफसर इस ट्रेन में सवार है। ये उस अफसर के पास जाता है और बैठ जाता है और गप्पे मारने लगता है, और फिर ये धीरे धीरे, अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो लंबी लंबी छोड़ने लगता है। और वो बताता है कि मैं स्पेन का हूँ, लेकिन मैं हिटलर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हिटलर के काम से बड़ा प्रभावित हूँ और नाजियों के विचार से बड़ा सहमत हूँ, और मैं हिटलर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और सुना जंग के आसार भी हैं, 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, 2nd वर्ल्ड वॉर। तो उसने कुल मिलाकर अपनी बातचीत से उस अफसर को, जो कि जर्मन का एक तरह से एक जासूस था, अपने चंगुल में फंसा लेता है। और फिर वो बताता है कि वो एक्चुअली ब्रिटेन के लिए जासूसी कर रहा है और ब्रिटेन वो कई बार गया है और वहाँ की सारी खबरें उसके पास। उस वक्त जर्मन, हिटलर और इंग्लैंड, इनकी बड़ी दुश्मनी थी। तो उसने कहा कि मैं कई चक्कर लगा कर आया हूँ ब्रिटेन के, और मैंने वहाँ से बहुत सारी खबरें निकाली हैं, मेरे वहाँ बड़े सोर्सेज हैं, मैं वहाँ ये करता हूँ, वो करता हूँ।
कुछ चीज़ें उसने ऐसी बताई, चूँकि मैंने कहा कि वो बार बार पढ़ता लिखता बहुत था और सारी नॉलेज रखता था, कि वो बड़ा इम्प्रेस हो गया। उसके बाद उस जर्मन जासूस का लगभग वो बड़ा एक ओहदे पे बैठा हुआ था। उसने कहा ठीक है, तुम हमारे लिए जासूसी करोगे? तो उसने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा आप तुम हमें इंग्लैंड से ये सारी जानकारी दोगे, उनकी आर्मी, उनकी फ़ौज, क्या तैयारी, अलाइड फोर्सेस में क्या चल रहा है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद सफ़र ख़त्म होता है और इन दोनों के बीच समझौता आता है, फिर वो जाते हैं और उसके बाद बातचीत होती है और ये अब काम पे लग जाता है। सबसे पहले इसको कोड, जो वर्ड में कुछ चीज़ें सिखाई जाती है कि तुम्हें कैसे भेजना है, क्रिप्टो और वो सारी चीज़ें। गार्सिया ये सब सीखता है, टच में रहता, बातचीत होती है उस जर्मन अफसर से। उसके बाद जर्मन अफसर इसको भर्ती कर लेता है, कहता है कि चलो हालात ऐसे हैं, कुछ जासूस हमारा जो कम से कम इंग्लैंड के अंदर होगा हमारे काम ही आएगा। तो इसको करने के बाद इसका नया नाम देते हैं और नया नाम देते हैं एलारिक। एलारिक का मतलब होता है जो एक तरह से इंचार्ज। अब उसके बाद इसे कहा जाता है कि ठीक है, इसको सारे कॉन्टेक्ट दे दिए जाते हैं कि तुम इस पर अपनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दोगे, जो जासूसी करोगे रिपोर्ट देगे। अब कायदे से इसने बताया था कि मैं इंग्लैंड में लंदन वहीं रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से जासूसी करता हूँ, सारे जर्मनी को आपको दूंगा। लेकिन असलियत ये थी कि गार्सियो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं था, अंग्रेज़ी उसे आती ही नहीं थी। अब यहाँ डील हो गई, अब उसे इंग्लैंड में जासूसी करके जर्मन को देना है। अब ये बड़ी मुसीबत, वो क्या करे। बट उसे ये भी पता था कि इन्हें बताना पड़ेगा कि मैं इंग्लैंड में जाता हूँ, इंग्लैंड में रहता हूँ, इंग्लैंड में से जासूसी करता हूँ। अब बार्सिलोना में जहाँ ये था वहाँ से इसका निकलना भी ज़रूरी था, क्योंकि जर्मन और जर्मन जासूस हर जगह पे थे, तो वहाँ पे ये पकड़ में आता। अच्छा, इस दौरान में इसकी शादी हो चुकी थी। इसकी बीवी जो थी वो भी बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत शौकीन, और कहीं ना कहीं चूँकि इसकी जासूसी की सनक थी, तो बीवी भी सुनते सुनते उसके मन में कहीं जासूसी आने लगी थी। तो वो काफ़ी कुछ उन ख़ास देशों के बारे में जो इस आने वाले जंग में बड़े बड़े थे, उनके बारे में काफ़ी जानकारी रखती थी। तो अब जर्मन जासूस के साथ काम करने का समझौता होने के बाद इसे ये दिखाना है कि ये लंदन और इंग्लैंड में है। ये बार्सिलोना से निकलकर लिस्बन पहुंच जाता है और लिस्बन में ही रहता है। अब लिस्बन जाने के बाद ये और इसकी बीवी क्या काम करते हैं, ये वो सारी चीज़ें जो न्यूज़पेपर है जैसे इंग्लैंड में छप रहा हो, वहाँ के जो रेलवे के टाइम टेबल हैं, वहाँ के ट्रैफिक की जो सारी जानकारी है, वहाँ के सिनेमा हॉल में कौन सी पिक्चर चल रही है, वहाँ रूटीन में क्या कुछ हो रहा है। मतलब अगर आप एक शहर में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली के मैं 4 अखबार पढ़ लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि दिल्ली में आज कौन कौन से बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, दिल्ली में कितनी ट्रेनें कितने बजे चलती हैं, कौन कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, बस अड्डे से कौन सी बस कितने बजे निकलती है, सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म रिलीज़ हुई है, किस थिएटर में कौन सी पिक्चर चल रही है, कहाँ पे कौन सा नाटक या थिएटर में प्ले चल रहा है, इंटरनल इस वक्त क्या झगड़ा चल रहा है, कोई गैंग वॉर है तो वो क्या हो रहा है। तो ये बेसिक जो एक शहर की जानकारी होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसने क्या किया कि ख़ास शहर के ब्रिटेन के उनके मैप, लाइब्रेरी से, इंसाइक्लोपीडिया से उसने उन मैप को निकालना शुरू किया, काटना छाटना शुरू किया, रेलवे के टाइम टेबल निकालने शुरू किए, पिक्चर कहाँ कहाँ कौन सी चल रही थिएटर में वो निकालने शुरू किए, एक बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन। और इन सारी चीज़ों को करके और उसके बाद ये उसको कोड वर्ड में उसके साथ कोई एक कहानी जोड़ देता कि आज इंग्लैंड के डॉकयार्ड पे ये हुआ, अलाइड फोर्सेस की आज यहाँ पे एक मीटिंग है। अच्छा, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अखबार में छपती हैं, जैसे अगर कैबिनेट की मीटिंग है दिल्ली में तो वो छपती है कि कल कैबिनेट की मीटिंग, उसमें कुछ फैसला लिया जाना है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें जो बहुत ही सीक्रेट नहीं होती है वो न्यूज़पेपर में आती है, लेकिन उन खबरों से भी आप कुछ अंदर की खबर निकाल सकते हैं कि अलाइड की आज मीटिंग अगर फोर्स की है तो क्या उसमें जर्मन पे हमला करने के लिए कुछ होगा, या कहीं और आर्मी को डिप्लॉय करने के लिए होगा, एयरफोर्स को होगा, या बाकी चीज़ें होंगी। तो वो इन इन्फॉर्मेशन को निकाल कर और फिर उसमें कुछ अपनी चीज़ें झूठी मूठी डालता और भेज देता, और ये सिलसिला चलता रहा। कई बार उसकी खबरें गलत होती, लेकिन
वो ये दूसरों पे डालता कि हमारे सोर्स ने ऐसा कहा। लेकिन इत्तेफाक से कुछ इसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो सही हो गई, और वो तुक्के में सही हो गई। अब अभी तक ये था कि बहुत सारी खबरें जो दे रहा था जर्मनों को और उनको मिल रहा था, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि सही है क्या। उन्हें लगता था कि अपना एक आदमी है जो जासूसी कर रहा है। इधर ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऐसी कोई खबर जा नहीं रही थी। लेकिन एक्सीडेंटली एक खबर इसकी सही हो गई, और वो खबर ये थी कि एक इनकी अलाइड फोर्सेस की जो कन्वॉय थी शिप की, वो माल्टा की तरफ भेजी जानी थी, और ये बात पता नहीं थी। इसने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ी थी और ये सारे चर्चे चल रहे थे। एक दिन इसने भेजा कि कल जो है अलाइड फोर्सेस माल्टा के लिए रवाना हो रही है, और इत्तेफाक से वो माल्टा के लिए रवाना हो गई। जर्मनों जो नाजी थे उनको लगा कि यार ये तो बिल्कुल इसकी बहुत घुसपैठ है अंदर तक, इतनी अंदर की खबर दे दी। उस दिन से इसका रुतबा और कदर बढ़ गया। फिर वो उससे कहते कि भाई तुम अपना बिल भेजो। अब बिल भेजने में से परेशानी ये थी कि जर्मन को लगता था कि ये ब्रिटेन के अंदर है और ब्रिटेन से जासूसी कर रहा है, जबकि ये है वहीं लिस्बन में। अब जर्मन की करेंसी जो है वो पाउंड्स है, यहाँ की यूरो की करेंसी अलग है। तो अब अगर वो बिल लेता है तो वहाँ उसको भेजा जाएगा पाउंड्स में। अब वो उसके लिए मुश्किल था, तो कहता था जब ज़रूरत होगी, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तब मैं बिल लूँगा। इसके बाद अब जब इसका रुतबा बढ़ा तो इसने कहा कि हमें और ज़्यादा अंदर की जानकारी लेने के लिए एक जासूसों की टीम बनानी है, और मैंने ऐसी टीम बनाई है 27 लोगों की। इनमें धोबी है, इनमें वेटर है, इसमें वहाँ की मिनिस्ट्री में काम करने वाले क्लर्क हैं, अफसर हैं, आर्मी के अंदर कुछ लोग हैं। 27 लोगों का इसने एक नाम भेजा और बोला ये सब मेरे अंडर में काम करते हैं, ये सब मेरे जासूस हैं और मेरी लीडरशिप में। अब जब अच्छे काम हुए तो उसने कहा ये इनपुट इन लोगों ने दिया था, किसी होटल में वेटर ने दिया, किसी धोबी ने, किसी अफसर के घर से दे दिया, आर्मी के। अब नाजी भी खुश कि यार खबरें तो सही आ रही हैं। उसके बाद इसने फिर बिल जब दिया तो कहते हैं उस ज़माने में इन 27 लोगों का अपना मिलाकर एक एक दिन के 7-7 करोड़ रुपए के बिल दिए थे, और वो पैसे इसको मिले क्योंकि उस वक्त खबर ज़्यादा ज़रूरी थी, पैसे नहीं। अब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन ये 2-3 तुक्के में इसकी खबर सही हो गई। जैसे माल्टा में फोर्स जारी अलाइड की। अब पहली बार MI5 ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के कान खड़े हुए कि हमारे अंदर कोई गद्दार है जो ये खबर बाहर जर्मन को दे रहा है। अब उन्होंने कहा इसको ढूंढो। अब जब ढूंढना शुरू हुआ तो वो आकर इसी गार्सिया के ऊपर रुके कि असल में ये खबरें लीक कर रहा है और यही ये खबर भेज रहा है। तो उन्हें बड़ी अजीब लगा। फिर उसके बारे में जब छानबीन की गई तो पता चला ये 4 तो चक्कर काट चुका था MI6 में भर्ती होने के लिए, उसको भर्ती नहीं मिली, और ये कोई ट्रेंड जासूस भी नहीं है। फिर उसके पूरे जब उसको उठाया गया और पूछताछ की गई तब उसने कहा कि देखिए मैंने आपसे कहा था मुझे जासूस बनना है, आपने मौका नहीं दिया। जर्मन की तरफ से मौका मिला, मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसने हकीकत बताई कि मैं ज़्यादातर जो अखबार की कटिंग है, जो बाकी मैप है, ये इन सब को उठाकर और ऐसे पेश करके ऐसी कहानी गढ़ के भेजता हूँ कि उन्हें लगता है कि ये बहुत अंदर से चीज़ निकल कर लाया। अब जैसे अगर वहाँ के एक मान लीजिए कि बेस का कोई मैप है तो उस एरिया का मैप कहीं ना कहीं पड़ा हुआ किसी बुक में, लाइब्रेरी में, वो उसको काट लेता था और चिपका देता था कि हमारे जासूस लेकर आए हैं। तो इन चीज़ों से इसकी अहमियत बढ़ती गई थी। तो जब ये सारी कहानी पता चली तो फिर MI6 बड़ा इम्प्रेस हुआ कि उसको इसने हल्के में लिया था, गार्सिया को। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम हमारे लिए अब डबल एजेंट का काम करो, तुम जर्मन के लिए जो कर रहे हो वैसे ही करते रहो, लेकिन अब तुम हमारी इन्फॉर्मेशन जर्मन को दोगे जो हम चाहेंगे, और जर्मन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हो वो तुम हमें दोगे। पहली बार गार्सिया को लगा कि जो उसका सपना था वो पूरा हो रहा है, MI6 में उसे काम मिल रहा है। लेकिन MI6 में शर्त ये थी कि देखो हम तुम्हें परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते, तुम एक तरह से फ्रीलांसर के तौर पे रहोगे। तो हर रिपोर्ट, हर खबर के लिए तुम्हें एक ख़ास पैसा दिया जाएगा, वो रकम भी बहुत बड़ी थी। बट ये था कि तुम जर्मनी के लिए इसी तरह काम करते रहो जो तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो। अब वो खुश हो गया। अब MI6 ने फिर से इसका नाम बदला, गार्सिया का। जर्मन ने इसको नाम दिया था एलरिक, MI6 ने इसको नया नाम दिया गार्बो। ये एक हॉलीवुड में फेमस एक्टर का नाम था, उसी के ऊपर रखा। तो अब गार्बो जो है वो बन गया MI6 का एजेंट।
इसके बाद वो जर्मनी के लिए लगातार जो भी MI6 चाहती उसको खबरें भेजता करता रहता, सब चलता रहा मामला। इसी दौरान में अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आहट शुरू हो गई थी और इस आहट के बाद अब ये था कि जंग होगी। अब ऐसे सिचुएशन में गार्बो का रोल बड़ा बढ़ गया, क्योंकि एक तरफ ये जर्मन के लिए काम कर रहा है, दूसरा MI6 के लिए भी। 6 जून 1944 ये डी डे एक तरह से इस जंग का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। ये लगातार खबर भेज रहा था। अच्छा, उसमें कुछ खबरें गलत भी होती थी, लेकिन ये बताता था कि जो हमारी 27 की टीम उनके पास यही इनपुट मिला था। कई बार ये ऐसी चीज़ भी बोला जो झूठ थी, लेकिन जर्मन उस वक्त पकड़ नहीं पाए। जैसे एक बार उसने जर्मन को एक ये भेज दिया था कि जो ब्रिटेन में एक जगह है कि यहाँ के लोग 1 लीटर वाइन के लिए कोई भी इनपुट या खबर देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वहाँ पे वो वाइन को उतना प्यार ही नहीं करते, असल में वो सब बियर पीते हैं। तो अब ये चीज़ें पकड़ी जा सकती थी, लेकिन पकड़ा नहीं गया। तो छोटी मोटी उसकी गलतियों को नज़रअंदाज भी करते रहे कि चलो ये कुछ खबर तो देता ही रहता है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ थी इसकी वो ये थी कि अब जंग की आहट है, जर्मन के ऊपर एलाइड फोर्स को हमला करना है। और ये खबर लगभग आ गई थी कि 6 जून 1944 को एलाइड फोर्स जर्मनी में हमला करने जा रहे हैं। 5 जून को एलारिक बनकर जर्मन का जासूस गार्बो या गार्सिया फ़ोन करता है और कहता है कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा 5 जून की रात, बल्कि 6 जून की 5 और 6 जून की जो तड़के होती है 3 बजे, आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना कि एलाइड फोर्स कहाँ पे हमला करने जा रही है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन बताऊंगा। जर्मन बड़े खुश हो गए कि उससे पहले उन्हें मौका मिल जाएगा इंतज़ाम करने का। लेकिन खुशकिस्मती थी एलारिक की कि जब इसने 3 बजे फ़ोन किया तो जो भी वहाँ इंचार्ज था कंट्रोल रूम में, उसको नींद आ गई और वो फ़ोन ही नहीं उठाया सुबह 8 बजे तक। और जब 8 बजे तक नहीं उठाया तब तक इसे मौका मिल गया कि देखो हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन थी, हम बताने वाले थे। और 8 तक वो एक फ़ौज उधर पहुँच चुकी थी। उसने बोला मेरे पास ये लोकेशन 3 बजे से था। तो यहाँ पे वो फिर बच गया, लेकिन ये हुआ कि नहीं, इसको सब पता था, फिर इसकी थोड़ी सी अहमियत बढ़ी। इसके बाद अब यहाँ पे जो गार्बो काम करता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतिहास में कहते हैं कि जो जर्मनी की हार हुई उसमें एक बहुत बड़ा रोल उसने जाने अनजाने प्ले कर दिया। उसने जर्मन को ये बताया कि एलाइड फोर्स हमला करने वाली है केले शहर के पास, एक जगह है वहाँ पे, और उसने बताया कि 1,60,000 सैनिक वहाँ पर आ रहे हैं और हमला करने वाले हैं। जर्मन इस बात को लेकर बड़े खुश हो गए कि वो आएंगे, उससे पहले हम अटैक कर देंगे। अब जर्मन की फ़ौज करीब 2.5 लाख वहाँ पे तैयार हो गई केले के पास। अब वो इंतज़ार कर रही है। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, कोई अटैक ही नहीं हो रहा है एलाइड फोर्स की तरफ से। महीना गुजर गया, 1,60,000 फोर्स वहीं पर डटी रही उस इलाके में जहाँ पे गार्बो ने कहा था, और वो फ़ौज शांति से बैठी रही, कोई हमला नहीं हुआ। अब यहाँ पे हिटलर को शक हुआ। हिटलर ने कहा कि मामला कुछ गड़बड़ है, एलाइड फोर्स इतनी शांति से क्यों बैठी हुई है। हिटलर ने कहा कि जाओ और जाकर पता करो कि एलाइड फोर्स की साजिश और चाल क्या है। इस दौरान में क्या हुआ कि एलाइड फोर्स ने हिटलर और जर्मन को धोखा देने के लिए उसी जगह पर जिस जगह पे गार्बो ने कहा था कि हम हमला करेंगे, वहाँ से कुछ दूरी पर रबड़ के टैंक और गुब्बारे और ये सारी चीज़ें ऐसे एक मैदान में रख दी थी कि ऊपर से, चूँकि आप एरियल सर्वे के ज़रिए देखें तो लगेगा कि ये सारी आर्मी है, फ़ौज है, टैंकर है। तो हिटलर ने जब भेजा, उनके लोग आए, उन्होंने रिपोर्ट दी कि यहाँ से इतनी दूरी पर ये सही में एलाइड फोर्स के लोग टैंकर वैंकर के साथ तैनात हैं। हिटलर बड़ा खुश हुआ कि चलो रिपोर्ट सही थी, आने दो उनको। लेकिन इधर तैयारी ये थी कि फंसा तो दिया था कि केले शहर की तरफ होगा हमला, जबकि होना था नॉर्मेडी की तरफ। तो एलाइड फोर्स को पूरा वक्त मिल गया। हिटलर ने अपनी फ़ौज की एक बड़ी ताकत केले की तरफ लगा दी और एलाइड फोर्स नॉर्मेडी की तरफ से जर्मन में दाखिल हो गई। इससे 2 चीज़ें हुई, एक 2.5 लाख के करीब जर्मन फ़ौज और 1,60,000 एलाइड फोर्स उस तरफ। अगर गार्बो की ये खबर नद होती कि इधर से हमला हो रहा है
तो ये दोनों फ़ौज आमने सामने होते और उस दिन लाखों लोगों की जान जाती। तो एक वो उस वक्त जंग टली, दूसरा अलाइड फोर्स को हिटलर को गुमराह करके अपनी फ़ौज शहर के दूसरी तरफ करके, जबकि हमला इस तरफ से होना था, गार्बो ने ये भी चाल चल दी। इससे अलाइड फोर्स को मौका मिल गया और वो जर्मन में दाखिल हो गया। उसके बाद खैर कुछ वक्त के बाद जंग हुई और उस जंग में हिटलर की हार हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्स की जीत हुई। तो कहते हैं कि अनसंग हीरो, अगर कई लाखों लोगों की जान बचाने वाला और हिटलर को धोखा देकर इस जंग में जो हार की बुनियाद रखने वाला, MI5 के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस जासूस ने, जो वाकई कभी जासूस था ही नहीं लेकिन डबल एजेंट था। अब यहाँ पे जंग हो जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म, हिटलर की हार, हिटलर उसके बाद मर भी जाता है। अब गार्बो MI5 से कहता है कि अब हो गया बहुत, अब आप मुझे ख़त्म हमारा रिश्ता, तो अब जाता हूँ, कुछ और करूँगा। तो MI5 कहती है कि नहीं, अभी तुमको रुकना पड़ेगा, इसलिए कि हिटलर की हार के बाद कोई और नाजी नेता जर्मनी में दोबारा तो सर नहीं उठाने जा रहा है या ऐसे कुछ काम तो नहीं कर रही, इसको तुमको देखना है। तो चूँकि अभी तक जर्मन को भी और नाजियों को भी इस पर कोई शक था नहीं, तो ये दोबारा से फिर कुछ और दिन जासूसी करता है। फिर उसके बाद आता है कि नहीं, जर्मनी बदल रहा है और वहाँ नाजियों का लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया है और एक नई शुरुआत होने जा रही है। फिर जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तब उसने कहा कि अब बस हो गया और अब ख़त्म, अब मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले जब हिटलर को ये खबर दी थी गार्बो ने, एलरिक बनकर उनका जासूस, कि 3 बजे मैं ख़बर दूंगा, और 8 बजे तक फ़ोन नहीं उठाया और वो वाकई फ़ौज आ रही थी। और फिर उसने कहा कि इस तरफ से नहीं, इस तरफ से हमला होगा, और वहाँ रबर वो टैंक दिखाकर उनको लग गया कि हाँ ये सही है। खुश होकर हिटलर ने उस वक्त जर्मनी का सबसे बड़ा अवार्ड जो था, एक कोई आयरन अवार्ड करके नाम एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, वो दिया था गार्बो को, हिटलर और जर्मनी ने। और इस जंग के बाद जब सारी चीज़ें हो गई, इंग्लैंड ने MI6 के रिकमेंडेशन पर गार्बो को अवार्ड दिया था। करीब 27 अलग अलग अवार्ड मिले थे। तो एक डबल एजेंट ने 2 देशों से अवार्ड लिया। उसके बाद खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी ख़त्म हुई, सब कुछ ठीक हुआ। अब इसने कहा मैं जा रहा हूँ। इसके बाद ये वहाँ से वेनेजुएला निकल जाता है गार्बो। वेनेजुएला में जाकर अब इसे लेकिन लगता है कि वेनेजुएला में बहुत सारे नाजी जो थे, हिटलर के साथी थे, जो जंग में हार हुई थी, वो सब भाग कर वेनेजुएला में उसमें आके बहुत सारे लोग बस गए थे। तो अब इसे ये डर लगा गार्बो को कि यहाँ नाजी भी बहुत सारे हैं और उन्हें अब चूँकि अवार्ड मिल गया, इसका भेद खुल चुका था, तो उसे लगा कि ये लोग मुझे मार देंगे डबल क्रॉस करने के लिए। तो फिर उसने एक हैरिस नाम का, जो MI5 में जो इसका बॉस था, जो इसको हैंडल करता था, जिसको ये रिपोर्ट करता था, उनका नाम था हैरिस, थॉमस हैरिस। थॉमस हैरिस को वेनेजुएला से गार्बो फ़ोन करता और कहता है कि अब मैं चूँकि ये जासूसी की दुनिया से अलग एक शांत ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वेनेजुएला में हूँ, या नाजी भी बहुत हैं, और कल को अगर मेरा भेद खुल गया तो वो मुझे मार देंगे। तो इससे मौत से बचने का एक तरीका है। उसने कहा कि आप मेरी मौत की खबर उड़ा दो कि मैं मर गया। थॉमस हैरिस मदद करते हैं। MI5 की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से इसकी फैमिली को जाके खबर दी जाती है कि एक ऑपरेशन में गार्बो मारा गया। बाकायदा ब्रिटिश सरकार जो है वो स्पेन सरकार को इस बारे में जानकारी देती है कि गार्बो मारा गया, पूरी श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस तरीके से ये खबर मीडिया से होते हुए हर जगह फैल जाती है कि एक गार्बो जो था, उस नाम का शख्स मारा गया। अब गार्बो की यहाँ मौत हो जाती है। गार्बो की मौत के बाद अब वो वेनेजुएला में एक नया अपना लुक देता है, थोड़ा सा एजेड, चश्मा वश्मा लगाकर, और हुलिया बदल देता है। हुलिया बदलने के बाद अब एक नए नाम से वो वेनेजुएला में रहता है। 40 साल बीत जाते हैं। 40 साल तक एक मुर्दा वेनेजुएला में ज़िंदा रह रहा था, यही डबल एजेंट। इस दौरान में क्या हुआ कि MI5 में कुछ जासूस थे जिनके ज़रिए कुछ जर्नलिस्ट को खबर पता चलती है इस डबल एजेंट के बारे में। एक जर्नलिस्ट को इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि एक आदमी जो बिल्कुल ट्रेन नहीं, जो कभी इंग्लैंड नहीं आया, और वो जर्मनी को पूरा बेवकूफ़ बनाता रहा कि मैं ये सारी रिपोर्ट इंग्लैंड से भेज रहा हूँ, जबकि भेज रहा लिस्बन से, और कैसे सिर्फ अखबारों के और कागज़ और नक्शे
इन और रेलवे के टाइम टेबल के आधार पर उसने एक पूरी कहानी गढ़ के सारी खबरें बताई, और कैसे तुक्के में 2-4 स्टोरी उसकी सही भी हो गई रिपोर्ट। तो उसे लगा कि इस आदमी की ज़िंदगी को में झांकना चाहिए, इसकी कहानी लाना चाहिए। तो वो जर्नलिस्ट, खोजी पत्रकार ढूंढते 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 आखिरकार वेनेजुएला पहुंच गया। जब वो वेनेजुएला पहुंचा, 1984 की ये बात है, 44 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो हुआ था, 40 साल करीब गुजर चुके थे। तो वहाँ पहुँचा, उससे बातचीत हुई। तब तक वो अपनी एक किताब आत्मकथा लिख रहा था, गार्बो, और उसके बाद वो जर्नलिस्ट वापस आता है। 1988 में गार्बो की नेचुरल डेथ हो जाती है। इस दौरान में 40 साल वो दुनिया के लिए ज़रूर मरा हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं। उसकी पत्नी और बेटे ज़रूर उससे अक्सर मिलते थे और उन्हें इसकी सच्चाई मालूम थी कि ये ज़िंदा है। तो 40 साल तक वो ज़िंदा रहा, लेकिन दुनिया की नज़रों में मुर्दा रहा, और आखिरकार 1988 में उसकी मौत हो गई, नेचुरल डेथ हुई। और इस तरीके से एक ऐसे जासूस की कहानी ख़त्म हुई जिसने ना कभी जासूस की ट्रेनिंग ली, जिसे जासूसी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन उसने 2 बड़े देश के लिए एक साथ डबल एजेंट का काम किया और करोड़ों रुपए कमाए, और पूरी ज़िंदगी में कभी भी पकड़ा नहीं गया। तो ये थी कहानी।